लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी सभी पदाधिकारियों को एकजुट कर संगठन की बैठक कर रही है और हर हाल में कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत पर जो लोकसभा चुनाव है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया जा सके। हालांकि नगर निकाय चुनाव में परिणाम अच्छा नहीं रहा, एक भी मेयर की सीट समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी के बाद। और लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का यही मैसेज है कि जनता को पता चले कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई सीधा टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और उसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन में को मजबूत करने को लेकर जोर दे रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव में बेहतर रिजल्ट दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए नामांकन हो चुका है। हालांकि अगर हम संख्या बल के आधार पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इन सीटों को जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नामांकन करा दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने दोनों सीटों पर नामांकन किया है, जिसके बाद अब दोनों सीटों पर 2-2 प्रत्याशी हो गए हैं। हालांकि अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी शायद ये जानती थी कि इतने बड़े संख्या बल के आगे वो सीट नहीं जीत सकती, लेकिन एक संदेश देना भी जरूरी था कि समाजवादी पार्टी हर स्थान पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। इस संदेश के लिए अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों को आनन फानन में जहां पहले घोषणा की गई, उसके बाद उनका नामांकन भी करा दिया गया। हालांकि अब इन दोनों सीटों पर यूपी विधानसभा के 403 विधायक वोट करेंगे और कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो विधायक हैं वो वोटिंग करें ताकि प्रत्याशी जीत सकें। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसके पास 118 विधायक हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 274 और सीधे सीधे अगर हम देखें तो कांग्रेस और लोकतांत्रिक जनसत्ता दल के पास 2-2 और बीएसपी के पास 1 विधायक है। ऐसी स्थिति में अगर सभी विपक्षी पार्टियां मिल भी जाती हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत संख्या बल के आधार पर ज्यादा ही रहेगा। लेकिन एक संदेश जरूर जाएगा कि समाजवादी पार्टी के चलते भारतीय जनता पार्टी यह बिना सीट निर्विरोध नहीं जीत सकी। इसी वजह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। हालांकि चुनाव के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि समाजवादी पार्टी कितने वोट पाती है और बीजेपी कितने वोटों से इस चुनाव को जीतती। उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए निकाय चुनाव पर लेकर के लगातार पार्टियां अब जो है समीक्षा बैठक करती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस भी इस बार 22 तारीख को समीक्षा बैठक करेगी, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समीक्षा बैठक को किया जाएगा। यानी साफ है कि जिस तरीके से कांग्रेस को निकाय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उसको लेकर के भी बड़ी समीक्षा बैठक की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटरों के ऊपर जिम्मेदारियां दी थी और वो नाकाम साबित होती हैं, ऐसे में अब जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटरों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी। साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस निकाय चुनाव में जो पद हासिल करना चाहती थी वो हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव बीते हैं और निकाय चुनाव में प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है, उसको लेकर के बैठक होगी। इसके साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बैठक ये काफी अहम मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की बड़ी जीत के बाद साथ ही साथ उपचुनाव में दोनों विधानसभा सीट जीतने के अपने सहयोग के साथ जीतने के बाद अब विधान परिषद के चुनाव के लिए आज नामांकन संपन्न कर लिया। अपने दोनों प्रत्याशियों के साथ जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे ब्रजेश पाठक वहां मौजूद थे तो लगातार ये बात कही कि अब की बार विधान परिषद में भी अपनी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी नजर आने वाली है। इन दोनों सीट रिक्त हुए थे जो अब इस चुनाव के बाद पूरी हो जाएगी, इस पे भी भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। जिस तरीके से हमने देखा था निकाय चुनाव और साथ ही साथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, विधान परिषद की जीत के साथ माना जा रहा है कि लोकसभा की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने पूरे जोश और दमखम के साथ लबरेज नजर आने वाली दिखाई पड़ती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने वादा किया है कि 80 में 80 लोकसभा सीट जीतेगी, उसमें भी कहीं ना कहीं दम भरते हुए नजर आने वाली है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी। आज दोपहर में एक बुजुर्ग दंपत्ति लोक भवन के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच मुस्तैद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू हुई तो सामने निकल कर आया कि जमीनी विवाद है, जिसको लेकर बुजुर्ग दंपत्ति स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। जब इसकी सूचना डीएम लखनऊ और सीपी लखनऊ को दी गई, उसके बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मुस्तैद हुआ और जमीन की पैमाइश शुरू की गई। जब पैमाइश हुई तो पता चला कि सरकारी जमीन है जिस पर दंपत्ति अपना मकान बनाकर तैयार कर रहे हैं। जिसके बाद एसडीएम मोहनलालगंज ने वहां पूरे जमीन की पैमाइश कराई, जहां पर कई ऐसे और कब्जेदार निकलकर सामने आए हैं
जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। जिसके बाद एसडीएम मोहनलालगंज ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोक भवन के बाहर आत्मदाह के प्रयास की बात करें तो मुस्तैद पुलिस ने आत्मदाह के प्रयास को रोक लिया। साथ ही साथ समय पर ही बुजुर्ग दंपति को पूछताछ करके उनकी सहायता करने की हर संभव प्रयास किए, लेकिन जो आरोप बुजुर्ग दंपति की तरफ से लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं अब जमीनी स्तर पर झूठे पाए गए हैं। उसके बाद देखना होगा कि दोनों के ऊपर क्या कुछ अहम कार्रवाई पुलिस और जिला प्रशासन करता है। आज दोपहर में देश को पहला अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह के साथ साथ तमाम सांसद भी मौजूद रहे। इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से आधुनिक रूप से तैयार किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा करीब 12,000 से ज्यादा जो पेड़ हैं यहाँ पे लगाए जाएंगे। साथ ही तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत तमाम व्यवस्थाएं की गई है। ये एक्सप्रेसवे करीब जून लास्ट या जुलाई, संभवतः जुलाई शुरुआत में कहीं ना कहीं इसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए जिन्हें जाम का सामना करना पड़ता था और मुश्किलें उठानी पड़ती थी, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर हो जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे करीब 18.9 किलोमीटर हरियाणा में, तो वहीं 10.1 किलोमीटर जो है वो दिल्ली में इसकी दूरी जो है वो कहीं ना कहीं पड़ने वाली है। ऐसे में केंद्र सरकार और खासतौर पे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय दिल्ली और गुड़गांव के लोगों को काफी राहत देने जा रही है इस द्वारका एक्सप्रेसवे के। भ्रष्टाचार पर रोक लगे, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। शिक्षा विभाग के बाबू के लगातार ऑडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार न्यूज़ वन इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, जिसको चलते शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दूसरी जगह ट्रांसफर कर इस पूरे मामले में लीपापोती कर दी गई है और न इस बाबू के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की है। अब देखने वाली बात यह है कि हालांकि पीएसए आगरा द्वारा कहा जा रहा है कि उस बाबू पर बड़ी कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन देखने वाली बात यह है उस भ्रष्ट गालीबाज बाबू पर कब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं पर सख्त हुए हैं। आदेश करते हुए जिले के जो भी जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनको निर्देशित किया है कि इन पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देशन में ऊंचाहार क्षेत्र के जमनापुर चौराहे पर सरकारी जमीन पर कब्जा की हुई 9 दुकानों पर बाबा का बुलडोजर गरजा है और सभी दुकानें धराशायी की गई हैं। फिलहाल इस कार्रवाई से भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों में भय देखने को जरूर मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कार्रवाई निरंतर कब तक जारी रहेगी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर कला में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आए हैं। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और पथराव हुआ है। उसके बाद इस पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं। पथराव होने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वायरल होने के बाद पुलिस भी अब इस मामले को लेकर हरकत में आई है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया है और वीडियो के आधार पर जो आरोपी इसमें दिखाई दे रहे हैं उन्हें चिन्हित करके अब गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार के करीबी मुजाहिद, जो कि घोसी कोतवाली क्षेत्र में उनका निवास स्थान पड़ता है, उनके 1.5 करोड़ के ऊपर की संपत्ति बाराबंकी और मऊ पुलिस ज्वाइंट होकर के कुर्ड कर दी है। जबकि जिला प्रशासन की बात करें तो 1.5 करोड़ की संपत्ति मुजाहिद की कुर्ड की गई। मुजाहिद एम्बुलेंस मामले में गैंगस्टर अपराधी है, मुख्तार के करीबी है, जिनकी कुर्ड की प्रशासन द्वारा की गई है। यानी एम्बुलेंस मामले में मुजाहिद का हाथ माना जाता है। ऐसे में कुर्की की कार्रवाइयां मुख्तार के करीबियों पर शुरू से चलती आ रही हैं, जो कि घोसी कोतवाली क्षेत्र के तहत मुजाहिद की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्ड कर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बताते चलें कि जाजमऊ में जिस महिला के प्लाट पर कब्जा और आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी लगभग कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी पर 20 से 25 दिन में फैसला आ सकता है, क्योंकि इसमें जो भी प्रक्रिया थी सारे गवाहों के बयान हो चुके हैं। सिर्फ 4 गवाहों के बयान बचे हैं। उनके बयान होने के बाद इरफान सोलंकी और उसके भाई के खिलाफ फैसला बहुत जल्द आ चुका है। इस पूरे मामले में ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने साफ तौर पर बताया है
कि इस मामले में जो प्लाट में कब्जा और आगजनी का जो मामला था, इसको लेकर के उच्च न्यायालय के भी आदेश थे कि इस पर जल्द से जल्द इस पर फैसला आए, जिसको लेकर के जो पुलिस की जांच थी, जो कार्रवाई थी, वो काफ़ी तेज़ी चल रही थी। और कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई करते हुए लगातार सभी पहलुओं की जांच करी है और उस जांच के पहलू पर बयान भी सबके दर्ज हो चुके हैं, जो गवाह हैं उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। उसी के आधार पर बहुत जल्द इस पर फैसला आना है। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस पूरे मामले में सिर्फ 4 गवाहों के बयान बचे, उसके बाद अगले 20 से 25 दिन में फैसला आ जाएगा कि इरफान सोलंकी को सज़ा होती है या जो भी उन पर आरोप लगे उनमें कितनी सच्चाई है। इन सभी को लेकर 20 से 25 दिन का समय लग सकता है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जितनी जल्दी फैसला आना है, उसका जो समय सीमा है वो लगभग 20 से 25 दिन की। मऊरानीपुर में दिन दहाड़े टप्पोबाजों ने लाखों रुपए की घटना को दिया अंजाम, जिसके बाद मचा हड़कंप। आपको बता दें कि मऊरानीपुर में मऊ देहात निवासी ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि वह उसके पास रजिस्ट्री के लगभग 8,50,000 रुपये नकद और 1,30,000 रुपये की एक थैले में चेक थी, जिसको उसने अपने पुत्र को घर ले जाने के लिए कहा। वहीं उसका पुत्र जब तहसील परिसर के गेट के सामने पहुंचा तो 2 बाइक सवार युवक सामने से आए और उससे बोले कि तुम्हारा चश्मा नीचे गिर गया है। इसी दौरान जब वह चश्मा उठाने के लिए नीचे झुका, इस दौरान वह टप्पेबाज उसका बैग लेकर फुर हो गए, जिसके बाद उसने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पास में जो भी दुकानें हैं उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद लोगों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं लोगों ने बताया है कि कुछ दिन पहले नवीन गल्ला मंडी से भी 50,000 रुपये टप्पेबाजों ने पार कर दिए थे, जिसका आज तक पुलिस के द्वारा कोई खुलासा नहीं किया गया है। आखिर पुलिस की इस तरीके की कार्यप्रणाली पर लोगों ने सवाल खड़े। कलश यात्रा में शामिल होने गए 4 लोग गर्रा नदी में डूबे। हालांकि लोगों की सूझबूझ से 2 लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाल लिया गया है और 2 लोगों की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस बल और भारी भीड़ लोगों की जमा है। पूरा मामला पाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर कलश यात्रा में शामिल होने गए थे 4 लोग। 2 लोग डूब गए हैं, 2 लोगों को वहां के लोगों ने निकाल लिया है और 2 लोगों की तलाश जारी है। कलश यात्रा में शामिल होने गए 4 लोग गर्रा नदी में डूबे। हालांकि लोगों की सूझबूझ से 2 लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाल लिया गया है और 2 लोगों की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस बल और भारी भीड़ लोगों की जमा है। पूरा मामला पाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर कलश यात्रा में शामिल होने गए थे 4 लोग। 2 लोग डूब गए हैं, 2 लोगों को वहां के लोगों ने निकाल लिया है और 2 लोगों की तलाश जारी है। कलश यात्रा में शामिल होने गए 4 लोग उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर के गांव शाहपुर चौधरी में 26 बंदरों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली के गांव शाहपुर चौधरी में पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में 26 बंदरों की जो है मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम कराया था। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां जब छानबीन की तो वहां एक गुड़ रखा हुआ था, जिसमें जहर होने की आशंका भी जताई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में कपिल व रोहताश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों युवकों के आसपास में खेत थे। बंदरों से ये लोग काफी समय से परेशान थे। बंदर काफी समय से इनके खेतों में नुकसान कर रहे थे, जिससे लोग परेशान थे, जिसके चलते इन लोगों ने कीटनाशक दवाई को गुड़ में मिलाकर रख दिया था, जिससे करीब 26 बंदरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर के गांव शाहपुर चौधरी में 26 बंदरों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली के गांव शाहपुर चौधरी में पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में 26 बंदरों की जो है मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम कराया था। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां जब छानबीन की तो वहां एक गुड़ रखा हुआ था, जिसमें जहर होने की आशंका भी जताई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में कपिल व रोहताश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों युवकों के आसपास में खेत थे। बंदरों से ये लोग काफी समय से परेशान थे। बंदर काफी समय से इनके खेतों में नुकसान कर रहे थे, जिससे लोग परेशान थे, जिसके चलते इन लोगों ने कीटनाशक दवाई को गुड़ में मिलाकर रख दिया था, जिससे करीब 26 बंदरों की
मौत हो गई। पक्षीपुरवा क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद है और दबंगों ने इस कदर दबंगई दिखाई है कि एक विकलांग के छप्पर में आग लगा दी गई है। आग लगने से घंटों तक धू धू कर पूरा छप्पर जलता रहा। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 3 महीने पहले जो है दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसके बाद में पीड़ित ने जो है कर्नलगंज थाने में 4 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी है और न्याय के लिए गुहार लगाई है। लेकिन कर्नलगंज थाना क्षेत्र में जिस तरीके से विकलांग के घर में आग लगाई गई है, आग लगाने से गरीब का आशियाना जलकर खाक हो गया है। देखना होगा पुलिस किस तरीके से इस पर कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर के लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही है। आज क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक गोरखपुर क्लब में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर के 30 जून तक महा संपर्क अभियान का कार्यक्रम की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, जनता के बीच में जाकर के सरकार की योजनाओं को बताने का काम करेंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वह सांसद के गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। यह कितना कारगर साबित होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी की 2024 की मुहिम। जनपद के लाल और शहीद आलोक कुमार राव का आज पार्थिव शरीर चंदौली जनपद के रसिया गांव पहुंचा, जो रसिया गांव के निवासी थे। हम आपको बता दें 10 मई को मणिपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान उनको गोली लगी थी और गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनकी इलाज के दौरान 17 मई को उनकी मौत हो गई। और मौत की खबर मिलते ही पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव रसिया पहुंचा और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे पहुंचे राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने परिजनों को 50 लाख का चेक सौंपा और वहीं परिवार के एक सदस्य की नौकरी देने की बात कही। और तीसरी जो घोषणा थी उनकी, वो जनपद में किसी एक सड़क का नाम शहीद के नाम से रखा जाएगा। बता दें हम आपको कि आज शहीद आलोक कुमार हम लोगों के बीच में चंदौली में नहीं है, लेकिन अपना नाम इतिहास में दर्ज करके चले गए हैं। अब ये इनकी जो शहीद, जो इनकी बलिदान है, लोगों को वर्षों तक याद रहेगा। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट परिसर में 2 पक्षों के आपस में मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि किसी कार्य से 2 पक्ष बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे, वहीं उसमें आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपस में लात घूंसे और मारपीट जमकर होने लगी। वहीं जो आसपास के लोग देख रहे थे, उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर बुलंदशहर पुलिस जांच में जुटी हुई है और हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। वहीं बुलंदशहर पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि आखिर किस पर क्या कार्रवाई होगी। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट लगातार गुलदार का आतंक देखने को इस कदर मिल रहा है कि अब तक अगर बात की जाए 10 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और बात करें घायलों की तो दर्जनों लोग अब तक गुलदार अपने हमले से घायल कर चुका है। अगर बात करें वन विभाग की लापरवाही की तो लापरवाही तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुकार गुलदार को पकड़ने में वन विभाग नाकाम है। इसी को लेकर डॉक्टर तारिक जकी ने इस पर WHO के द्वारा एक नोटिस भी भेजा है। उसके जवाब मांगा गया है कि एक महिला की मौत कैसे और क्यों हुई है। कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में घिरे हुए हैं। अगर बात की जाए अब नसीरी की तो नसीरी में भी एक किसान पे हमला किया और हमला करने के बाद वन विभाग पिंजरा लेकर नसीरी गांव में पहुंचा। आप देख सकते हैं किस तरीके से वन विभाग पिंजरे तो लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमखोर गुलदार को पकड़ने में नाकाम है। बहराइच में भीम आर्मी और प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद ने प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। उनका आरोप है
कि नौकरियों में ओबीसी के साथ आरक्षण में पक्षपात किया जा रहा है। भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार राज ने बताया कि चयन आयोग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए 1468 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें ओबीसी 27% आरक्षण के साथ उनको मात्र 139 सीटों पर उनके सीटें निर्धारित की गई है, जबकि 27% आरक्षण को लेकर 396 पद निर्धारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में ओबीसी 52% है, लेकिन नियत संविधान में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। उस 27% आरक्षण में भी सरकारें पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उन्होंने मांग की है कि ग्राम विकास अधिकारी के पद के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें ओबीसी का आरक्षण 27% के हिसाब से 396 निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि ओबीसी के आरक्षण के साथ भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन। बाराबंकी में भीषण गर्मी के चलते बच्चे शारदा सहायक नहर में लगा रहे मौत की छलांग। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। मामला बाराबंकी जनपद के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के खायरा गांव के पास शारदा सहायक नहर का है, जहां एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह 8 से 10-12 साल के बच्चे शारदा सहायक नहर में पुल पर से छलांग लगा रहे हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर नहर में छलांग लगा रहे हैं। वही यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जिस प्रकार से सड़क पर शारदा सहायक नहर का पुल है, तो ऐसे में स्थानीय पुलिस की नज़र इन बच्चों पर नहीं पड़ी या फिर बच्चों के परिजनों को इन बच्चों की परवाह नहीं है, क्योंकि बच्चों के परिजनों की कहीं ना कहीं भी बड़ी लापरवाही है। जिस प्रकार से बच्चे शारदा सहायक नहर में छलांग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे को दावत भी दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पर पुलिस कोई कार्रवाई। अलीगढ़ के अचल ताल पर स्थित जिला राजीव मंदिर के महंत कौशल नाथ द्वारा एक अजीबोगरीब फैसला लिया गया है, जिस फैसले के तहत कोई भी मुस्लिम युवक या युवती मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने जो हिंदू युवक या युवती जो भी मंदिर में आएंगे वो नॉर्मल कपड़ों में आएंगे, किसी भी तरीके के जो फटी हुई जीन्सें, निक्कर या छोटे कपड़े पहनकर कोई भी उसमें नहीं आएगा। इस बात के पोस्टर वहाँ पर मंदिर के बाहर लगा दिए गए थे, लेकिन उसमें कुछ लोगों का कहना था निर्णय बिल्कुल सही है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि गलत है। इसी बात को लेकर के अब जब हम दोबारा वहाँ गए, वो पोस्टर वहाँ से हटा दिए गए हैं। जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बात तो करने से मना कर दिया, लेकिन ये बताया गया कि पोस्टर हम बड़े करके इसमें लगाएंगे। अब देखना यह होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तो पोस्टर हटे हैं, यह प्रतिबंध लागू रहता है मंदिर में या नहीं, अब ये आगे वक्त। जनपद पीलीभीत में न्यूज वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र का गांव मुगला खेड़ा में एक 45 वर्षीय व्यक्ति वीरपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं उसके बेटे ने कहा था कि उसकी बहन यानी कि जो पिता ने फांसी लगाई, उसकी बेटी को 9 मई को 4 लोगों ने अगवा कर लिया था और वहीं 10 मई को उसके गाँव के बाहर उसको छोड़ दिया था। तो जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन में भी शिकायत की थी, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वहीं आज जब उसने फांसी लगा ली तो पुलिस प्रशासन के तेवर भी तीखे नजर आए। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया, प्रमुखता से दिखाया। तो वहीं इस खबर का संज्ञान लेते हुए अतुल शर्मा, जो कि पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने, वो 4 लोग जिन्होंने अगवा किया था उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इस तरह से अपराधियों पर पुलिस का चाबुक चलता नजर आ रहा है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। बात यह भी है कि यदि ये 9 तारीख को ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया होता तो शायद आज वीरपाल की मृत्यु नहीं हुई होती। लेकिन पुलिस का कहना है कि उस समय समझौता हो गया था, इसलिए कार्रवाई नहीं की। वहीं खबर का असर देखने के साथ ही अतुल शर्मा ने उन 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 363, 376, 306 और 342 जैसी गंभीर धाराओं में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और बहुत जल्द उनको पकड़कर जेल भेज देगी। तो इस तरह से पुलिस प्रशासन का उन अपराधियों पर चाबुक चलता नजर आया।